नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 7 बज चुके हैं। लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर खबर जो आपको देखना समझना बेहद जरूरी है, वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, उन तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। 4 बड़ी खबरें इस बुलेटिन में आपके लिए कौन सी हैं, वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। लाख टके की बात में सबसे पहले हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। सुपर प्लान क्या है 2022 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश पर सत्ता जीतने के लिए, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी है। सवाल ये कि विधानसभा में पहले क्या काम या नमाज। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके लिए दिखाने जा रहे हैं लाख टके की बात में, वो खबर है कश्मीर की, जहां पर आतंक का डबल खतरा। डबल खतरे का मतलब क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ कश्मीर तक सीमित रहे ऐसा मुमकिन नहीं है। चौथी बड़ी खबर उस बुखार की है जिसका कहर लगातार नजर आ रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। तो ये 4 खबरें हम आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में, जिसमें हर सूबे की बात होगी, सियासत की बात होगी। लेकिन सबसे पहले लाख टके की बात में सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, 2022 के विधानसभा चुनाव की और बीजेपी की तैयारियों की। भारत माता की। मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोलिए जय श्री राम। भारत माता की। विविधता में एकता। तो आप समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की बात हम यहां पर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा रही है, एक के बाद एक चक्रव्यूह रच रही है ताकि विपक्ष उसमें फंस जाए और 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत हो सके। चक्रव्यूह किस तरीके का है और चक्रव्यूह के किरदार क्या हैं, तैयारियां किस तरीके की हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दरअसल में ये 5 तस्वीरें हैं जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहली खबर है, जो सबसे पहली खबर जिसका असर कहीं ज्यादा रहने जा रहा है, वो है संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की। बड़े बदलाव का मतलब प्रभारियों की टीम में क्या कुछ बदलाव किया गया है, चक्रव्यूह किस तरीके से रच रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारियों की एक बड़ी टीम का ऐलान किया गया है बीजेपी के जरिए। इन चेहरों का मतलब क्या होने जा रहा है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। भाई नरेंद्र मोदी, भाई राजनाथ सिंह जी। अगले साल सियासत का सबसे बड़ा महामुकाबला है। देश के सबसे बड़े प्रदेश को दोबारा फतह करने की चुनौती है। 2014, 2017 और 2019 ये वो 3 चुनाव हैं जिसमें बीजेपी अजेय साबित हुई। सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन फॉर्मूला, डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट, ये वो मास्टर स्ट्रोक हैं जिसके जरिए बीजेपी ने यूपी किले को फतह कर लिया। बीजेपी की सियासी रणनीति के ये 3 किरदार हैं जिन पर सब कुछ निर्भर है। को हमसे अलग करने की साजिश। क्या मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी फिर करेगी कमाल? अभी शाह जिंदा। बीजेपी के लिए पिछले 3 चुनावों के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, पार्टी के चाणक्य अमित शाह। यूपी में पिछले 3 चुनावों में मोदी की मेहनत और शाह की रणनीति रंग लाई। एक बार फिर बड़ी तैयारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। यूपी की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। प्रभारी के साथ 1-2 नहीं बल्कि 7 सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। ये सह प्रभारी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर। प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और यूपी में 42% ओबीसी वोटर्स के लिए संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनावों में बीजेपी की जीत का मंत्र माइक्रो मैनेजमेंट रहा है। इसी मकसद से संगठन के स्तर पर बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटकर संगठन प्रभारी की नियुक्ति की गई है। संगठन प्रभारियों की ये लिस्ट है। 6 इलाकों के ये अलग अलग नाम है। इस लिस्ट में सबसे अहम नाम लोकसभा सांसद संजय भाटिया का है। संजय भाटिया हरियाणा के करनाल पानीपत से सांसद हैं। संजय भाटिया को वेस्ट यूपी की कमान देकर पार्टी ने किसानों को साधने की कोशिश की है। संजय भाटिया किसानों के हक में बयान देते रहे हैं।
जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। रणनीति को जमीन पर लागू करने के लिए जी जान से जुटने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंतजार चुनाव का है, चुनावी नतीजों का है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की जो टीम है उसका मतलब क्या है और चुनौती क्या है, ये समझा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ, लेकिन देश में चेहरा नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही टिकी हुई है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के एजेंडे में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। मिशन यूपी नरेंद्र मोदी का किस तरीके का है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार का जिक्र करते रहे हैं। डबल इंजन सरकार के जरिए यूपी का विकास हो रहा है, वो इसका दावा भी करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दलों ने यूपी को सिर्फ सियासत के केंद्र के तौर पर पेश किया, कभी इसका विकास हुआ नहीं। यूपी में लगातार 3 चुनावों में सफलता दिलाने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के कंधे पर बीजेपी को चौथे चुनाव में जीत दिलाने की चुनौती है। बीजेपी ने यूपी में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसी महीने पीएम मोदी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम अलीगढ़ दौरे में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यूपी से बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट उस वक्त लिखी थी जब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 से मोदी लगातार बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यूपी हमेशा से नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है। दरअसल में नरेंद्र मोदी यूपी के चुनाव को सीधे अपनी छवि से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि वो यूपी से सीधे जुड़े हुए हैं। इस महीने 2 दौरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनावी समर में शंखनाद करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे, जो अलीगढ़ अभी तक एएमयू के नाम से जाना जाता था। वहां नई यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से रखी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 26 तारीख को प्रधानमंत्री लखनऊ का भी दौरा कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि वोटर जो 2017, 14 और 19 में बीजेपी के साथ रहा, वो इस बार भी साथ देगा। लिहाजा 2 दौरों के साथ प्रधानमंत्री यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए शंखनाद करने वाले हैं, जिसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल में भी नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, यूपी में जो बीजेपी का सियासी चक्रव्यूह है, उसके अलग अलग किरदार, उसकी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभारियों की टीम नई बनाई गई है। मोदी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास का एजेंडा जारी रहेगा। और जैसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर पहले रहा करती थी, उस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन क्या सिर्फ विकास के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ अपने चक्रव्यूह में विपक्ष को फंसा रहे हैं, या फिर धार्मिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाने में सफल होते नजर आ रहे हैं? किस तरीके का योगी ने चक्रव्यूह तैयार किया है विपक्ष के लिए, यह भी हम आपको समझाते हैं। वो ऐतिहासिक दिन था जब गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ की यूपी के सीएम के रूप में ताजपोशी हुई। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि... एक सांसद के रूप में धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे उठाने वाले योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, उनके कामकाज में धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। ये बदलाव हर स्तर पर नजर आया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। शहरों के नाम बदलने के साथ धार्मिक आयोजनों को भी भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस की शाम से दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। दीपोत्सव कार्यक्रम सरयू नदी के घाट पर होता है। अगले साल यूपी में चुनाव है, लिहाजा इस साल दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। मोदी धनतेरस के दिन यानी 2 नवंबर या छोटी दिवाली यानी 3 नवंबर को अयोध्या आ सकते हैं। इस साल सरयू तट पर 7 लाख से ज्यादा दिए जलाने का लक्ष्य है। योगी शासन काल में धार्मिक राष्ट्रवाद को लेकर बहुत कुछ नया हुआ। पहली बार कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई।
मथुरा में जन्माष्टमी का भी भव्य आयोजन हुआ। धार्मिक सांस्कृतिक मामलों के अलावा कानून व्यवस्था के मामले में कदम उठाने को लेकर योगी सरकार चर्चा में रही। कोरोना टीकाकरण पर योगी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया। योगी सरकार उपलब्धियां गिना सकती है, लेकिन आगामी चुनाव में चुनौतियां कम नहीं है। कोई भी चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव की तैयारी करनी पड़ती है, ज़मीन से लेकर के ऊपर तक करना पड़ता है। आपको कार्यकर्ताओं को साथ लेना पड़ता है, आपको जनता को साथ लेना पड़ता है, आपको मुद्दों के साथ जाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है हमने क्या किया है। जब आप सत्ता में होते हैं, विपक्ष में होते हो तो आप आरोप लगाना सरल होता है, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो आपके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ी होती है और आपको जो 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा होता है वो भी देना पड़ता है। योगी सरकार ने काम बहुत किए हैं, अलग बात है, लेकिन जब चुनाव होता है उसमें आपको कभी भी अपने विरोधियों को, विपक्ष को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। यूपी जैसे राज्य में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लिहाजा इतिहास रचने के लिए योगी की अगुवाई में बीजेपी काफी मेहनत कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, एक और चक्रव्यूह रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है और उसी चक्रव्यूह का एक और किरदार है जिसको समझना जरूरी है। दरअसल में धर्म की विरासत या कहिए धर्म की सियासत पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उस चक्रव्यूह में पूरा विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा है, फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसी का एक और किरदार असदुद्दीन ओवैसी। सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो क्या वो विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बीजेपी का जो ये सियासी चक्रव्यूह है इसमें बीजेपी को सफलता मिलती हुई नजर आती है। अल्पसंख्यक वोट को भारतीय जनता पार्टी भी भुनाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये कि बीजेपी की इस कोशिश के बाद विपक्ष की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी। क्या इस चक्रव्यूह में विपक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिहाज से? बताते हैं आपको। सबका साथ, सबका विकास, पीएम नरेंद्र मोदी का यही नारा है जिसके सहारे यूपी में बीजेपी 2022 के सियासी संग्राम में फतेह हासिल करना चाहती है। यूं तो विरोधी बीजेपी की छवि एंटी मुसलमान के तौर पर पेश करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुस्लिम नेताओं का मानना है कि योगी राज में मुसलमानों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। मुस्लिम गाँव में बिजली पहुँची है, अल्पसंख्यकों में शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। तो सभी गाँवों में विद्युतीकरण हुआ है, ये बिना ढोल पीटे हुए। उसी तरह से जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, अब रोजगार के क्षेत्र, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इन 7 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें कि मोर देन 50% लड़कियां हैं। अब ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का, अल्पसंख्यक लड़कियों का 73% हुआ करता था आज से 7 साल पहले। आज कितना है? 32-33% है लड़कियों का। सरकार के काम के आधार पर बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच उतरना चाहती है। बीजेपी ने 78 जिले जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उनको चिन्हित किया है। साथ ही ऐसे मुस्लिम बहुल 55 विधानसभा क्षेत्रों को भी चिन्हित कर काम कर रही है जहां बीजेपी 5000 से कम वोटों से हारी थी। कि मुस्लिम वर्ग को जो हिस्सा दिया गया है उसका प्रचार प्रसार हम नीचे अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारा लक्ष्य है, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हम हर बूथ पे 2 कार्यकर्ताओं के साथ ये सुनिश्चित करें कि वहां से लोगों के अंदर इतनी जागरूकता फैले कि आने वाले चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि हर विधानसभा में 5000 वोट हम अपनी तरफ से, जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी तरफ से, मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित करें। बीजेपी का मानना है कि विकास को धर्म के तराजू पर तोला नहीं जा सकता। माइनॉरिटीज को भी विकास का फल मिला है और इस बार अल्पसंख्यक वोट भी बीजेपी को हासिल होंगे। विकास चंद्रा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी विकास चंद्रा की आपने रिपोर्ट देखी। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विकास चंद्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लखनऊ से अनिल यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ है। लेकिन विकास चंद्रा, आप लगातार बीजेपी को कवर करते रहे, ये प्रभारी और सहप्रभारियों की पूरी टीम का मतलब क्या है यूपी के विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर मतलब समझना है तो इसके पहले जो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था उस पर निगाह डालनी होगी कि उसके जरिए उत्तर प्रदेश के सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने की मोदी ने कोशिश की थी और कहा भी गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही उस तरीके के चेहरों को शामिल किया गया। अब आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जिन प्रभारियों और सह प्रभारियों को सूची जारी की है, नामों की घोषणा किया, उन नामों पर आप निगाह डालें। सह प्रभारियों के नामों पर आप निगाह डालें। अनुराग ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल SC समाज से आते हैं, सरोज पांडे ब्राह्मण हैं, अन्नपूर्णा देवी यादव समाज से हैं,
इस तरीके से आप देखें कि यहाँ भी प्रभारियों और सह प्रभारियों के में भी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की गई है। उसमें विवेक ठाकुर का नाम है जो भूमिहार समाज से आते हैं, यानी समाज के सभी वर्गों के लोगों को लेकर के सह प्रभारियों की सूची तैयार की गई है और नेतृत्व धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में दिया गया है, यानी वो वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। तो इसके जरिए भी बीजेपी ने वहां संदेश देने की कोशिश की है कि वो समाज के सभी वर्गों को चेहरों लेकर की के टीम चलना बीजेपी की चाहती है उतर रही है और यूपी में। बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझा रहे हैं उसको, विकास की इसका मतलब क्या यूपी की सियासत से। लेकिन अनिल, एक तरफ प्रतीकों की राजनीति हिंदुत्व को लेकर भी नजर आ रही है और विपक्ष को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही है अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिहाज से भी। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सारी लड़ाई, सारी सियासी गुड़ा गणित जो पीछे खूबसूरत बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये विधानसभा, इसी पे कब्जे के लिए है। और बीजेपी को पता है कि उसको वोट अगर शेयर सबसे ज़्यादा मिलेगा तो हिंदुत्व के मुद्दे पर मिलेगा, और हिंदुत्व का जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े पोस्टर बॉय आज देश में बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे अयोध्या में भव्य दीपावली हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हो, मथुरा में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हो, और कितनी बार वो बनारस गए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो एक तरफ जहां हिंदुत्व वोट बैंक पूरी तरह से मजबूत करने में बीजेपी लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ओडीपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लखनऊ में चाहे चिकन का काम हो, चाहे बुनकरों का मामला हो पूर्वांचल में, चाहे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, अल्पसंख्यकों को भी फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। आवास दिए गए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना के तहत, और फ्री शौचालय दिए गए, उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी बार बार कह रही है कोई दंगा नहीं हुआ है, और दंगा ना होने से जितना फायदा हिंदुओं को हुआ है उतना ही फायदा मुसलमानों को हुआ है, दोनों अमन चैन से रह रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है तो ये भी अहम बात है अनिल जो आप बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हर मजहब को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, और ये जो सियासी चक्रव्यूह है इससे कितना सफल होती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात, उस टीम का मतलब क्या है, ये हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने बताया अपने लंबे अनुभव के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और यूपी में बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह का मतलब समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे झारखंड। सवाल ये कि विधानसभा काम के लिए है या नमाज के लिए।